हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात करने की कोशिश करेंगे तो टॉपिक बायोलॉजी का है। और अगली चीज कौन से चैप्टर में आता है तो रिप्रोडक्शन में आता है और किस कोर्स का पार्ट है। तो ये 10th क्लास के सीबीएसई के कोर्स का भी पार्ट है। इसके साथ साथ हम लोगों ने इस चीज को जो है वो 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, या फिर आप कह सकते हो कि 8th क्लास में जब रिप्रोडक्शन के बारे में हमें इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार, तो उस टाइम पे भी इस टॉपिक के बारे में जो है वो चर्चा हुई थी। इसके अलावा 12th क्लास के लिए ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे इस टॉपिक की वेटेज बहुत ज्यादा है। 12th क्लास में इस चीज की जो है आप लोग कह सकते हो कि कई बार सीबीएसई एग्जाम्स में और सीबीएसई के साथ साथ बहुत सारे कम्पिटिटिव्स में, जिस तरह से अगर कोई स्टेट लेवल पे कोई नर्सिंग का एग्जाम कोई स्टूडेंट देना चाहता है, उसके साथ साथ अगर कोई नीट यूजी का एग्जाम अगर देना चाहता है तो नीट यूजी के लिए ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत एक महत्व रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट यूजी लेवल के लिए भी। तो हम लोग अगर इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको आप लोग कह सकते हो कि एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप लोग बहुत लोग जो है वो बात करते हुए नहीं मिलेंगे। तो टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो साइकिल से अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि एक साइकिल क्या होती है, तो मान के चलो कि एक साइकिल एक इस तरह की सीक्वेंस होती है जो अपने आप को रिपीट करे। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे आपको एक इमेजिनरी साइकिल जो है वो दिखाने की कोशिश करूं, तो मान के चलो कि मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी साइकिल अगर मैं इमेजिन करूं तो ये इस तरह से होगा कि यहाँ पे मेरा कोई ए इंडिविजुअल है, मैं इधर आता हूँ, ये मेरा बी है, और मैं इधर आता हूँ, ये मेरा सी है। तो ये कंटिन्यूसली रिपीट होता जाएगा। रिपीट होने का मतलब ये होता है कि ये अपने इवेंट्स को जो है वो रिपीट करेगी। सेम तरह के इवेंट्स जो हैं वो बार बार हमें देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल है। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल की अगर यहाँ पे बात आए तो रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होती है, कुछ इस तरह के आप लोग कह सकते हो, जैसा मैंने आपको यहाँ पे एक इमेजिनरी साइकिल दिखाई, तो इसी तरह के कुछ रिपीटेड इवेंट्स होते हैं। ऐसे इवेंट्स जो अपने आप को बार बार रिपीट करें। तो अपने आप को बार बार रिपीट करने वाली रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा हम लोग अगर जनरली अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्टिव साइकिल की, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो मैमेलियन वर्ल्ड में जो है वो दो तरह की देखी जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं तो मान के चलो, तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूं कि मेरी है रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो ये दो तरह की होगी, एक हमारा आएगा हमारी ईस्ट्रस साइकिल और दूसरे वाली आ जाएगी हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो दो तरह की रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो हमारे मैमेलियन वर्ल्ड में जो है वो देखने को मिलती हैं। ईस्टर साइकिल जो कि नॉन प्राइमेट, जिस तरह से काऊ होगी, शीप होगी, इस तरह के मैमल्स में जो वो देखने को मिलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि प्राइमेट्स यानी कि ह्यूमंस के साथ साथ एप्स और एप के साथ साथ मंकीज में जो है वो देखने को मिलती है। तो यहां तक हम लोगों ने बात की कि रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो किस तरह से होती है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अगर मैं आपको एक चीज बोलूं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक ऐसी साइकिल है जो उसकी बॉडी में कंटिन्यूसली चलती रहती है प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक। तो ये यहाँ पे मैंने एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ड्रॉ कर रखा है। तो इसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ी सी जो है इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। मेरे पास यहाँ पे ये दो ओवल स्ट्रक्चर्स हैं जिनका नाम है ओवरीज, ठीक है। दोनों एक पेयर ऑफ ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो वो देखने को मिलती हैं। तो दो है यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हैं, दो मतलब एक पेयर। इसके साथ यहाँ पे ये कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो जुड़ा हुआ है। इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम है, ये भी दो है, देखो एक इधर है एक इधर है। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब से ही कनेक्टेड है हमारी ओवरीज। इसके बाद ये जो बड़े वाला जो पोर्शन है जो इन्वर्टेड पीयर के जैसा दिख रहा है, इसका नाम है यूट्रस। इसके बाद ये हमारा आ गया सर्विक्स वाला रीजन और ये आ गया हमारा वेजाइनल रीजन। तो अब यहाँ पे ओवरीज हैं, फेलोपियन ट्यूब से जुड़ी हैं, और आगे यूट्रस है। यूट्रस की लेयर्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। तो यूट्रस की जो सबसे जो बाहर वाली जो लेयर है, सबसे बाहर वाली जो मैंने यहाँ पे लेयर ड्रॉ कर रखी है यूट्रस की, तो इस लेयर का नाम है पेरीमेट्रियम, ठीक है। सबसे बाहर वाली लेयर है हमारे पास पेरीमेट्रियम। तो मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूं। इसके अंदर वाली जो लेयर है उसका नाम है मायोमेट्रियम। इसके अंदर एक और लेयर है जो हमारे लिए बहुत स्पेशल है। आप लोग ऐसा कह सकते हो कि इसके अंदर वाली जो लेयर है उस लेयर से ही हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है। तो मान के चलो कि इसके अंदर एक कुछ इस तरह की लेयर है, ठीक है। इसके अंदर कुछ इस तरह की एक लेयर है जिस लेयर का नाम है एंडोमेट्रियम, ठीक है। मैं यहां पे इसे लिख लेता हूं।
अब यही जो एंडोमेटेरियम है यही साइक्लिकल चेंजेस में जो है वो जाती है। मतलब इस एंडोमेटेरियम में ही साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। चेंजेस होते हैं इन द सेंस कि जो एंडोमेटेरियम है ये 1 महीने के कुछ टाइम में जो है वो ग्रो करती है, प्रोलिफरेट होती है, अपना साइज बढ़ाती है, और फिर महीने के कुछ ऐसा टाइम आता है जहां पे स्पोरी को जो है वो डीजनरेट करके सर्विक्स और वजाइना के थ्रू आप कह सकते हो कि बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। तो 2 चीजें आती हैं, एक इसका ग्रो होना और दूसरी चीज आती है इसका एक्सपेल होना। ये जो चीज है ये अलाइन होती है अपने साथ साथ इन ओवरीज के अंदर होने वाले इवेंट्स के साथ। तो ओवरीज के अंदर कौन से इवेंट्स होते हैं, तो उसको देखने के लिए हम लोगों ने इस ओवरी को जो है वो माइक्रोस्कोपी में पूरा इनलार्ज करके जो है वो आपके सामने दिखाया हुआ है। तो आपके सामने ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है ये ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोग 2 चीजें देख सकते हैं। एक है प्रोसेस ऑफ oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। उसके बाद ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोग एक चीज और देख सकते हैं, वो चीज क्या है, तो वो है फॉलिक्यूलोजेनेसिस यानी कि इन फॉलिकल्स का डेवलप होना। तो फीमेल बॉडी में क्या होता है कि मान के चलो कि कोई एक फीमेल है, जैसे मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो मान के चलो कि कोई एक फीमेल है जिसका नाम है ए। तो ये ए जो फीमेल है इसकी मदर का नाम आप मान के चलो वो है बी, और ये आगे जिस ऑफस्प्रिंग को पैदा करेगी उसका नाम होगा सी। अब ये जो सी है, सी जो मेल हो या वो फीमेल हो, तो चाहे वो बनेगा चाहे वो बनेगी, लेकिन इसके लिए जो गैमीट है वो ए के अंदर प्रोड्यूस होगा। तो ए जो फीमेल है इसमें इस सी के लिए प्रोड्यूस होने वाला गैमीट कब बनेगा, जब ये ए खुद अपनी मदर की एम्ब्रियोनिक, आप लोग कह सकते हो अपनी मदर के यूट्रस में जो प्रेजेंट होगी, जब वो खुद एक एम्ब्रियो होगी। तो फीमेल में oogenesis का प्रोसेस जो है वो एम्ब्रियोजेनेसिस में ही स्टार्ट हो जाता है। जब एक फीमेल जो है जस्ट एन एम्ब्रियो होती है उस टाइम ही उसके अंदर oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फिर वो चलता रहता है और टिल मेनोपॉज कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं वापस फॉलिकल्स पे। तो oogenesis एम्ब्रियोनिक लाइफ से स्टार्ट तो हुई, लेकिन फिर बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक वो रुकी रहती है। तो अगर वो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक रुकी रहती है तो फिर उसके बाद क्या होता है आगे, तो उसके बाद क्या होता है, जब प्यूबर्टी अटेन करती है वुमेन तो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। वो क्या करेगा, वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, एक तरह का हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो आप लोग क्या समझो हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, स्कल के अंदर क्रूरा सेरिब्राई एक रीजन है, वहां पे हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो लोकेटेड है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा जीएनआरएच। जीएनआरएच इस एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन सिक्रीट करवाएगा, एक है एलएच दूसरा है एफएसएच। तो अब अगली चीज क्या होगी, तो मान के चलो जब एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच सिक्रीट होने लगा तो ये एफएसएच क्या करेगा, ये एफएसएच सिक्रीट हुआ, तो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच जो है वो सिक्रीट हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्लैक से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो एफएसएच सिक्रीट हुआ, तो ये हमारा आ गया एफएसएच। ये सिक्रीट होकर कहां जाएगा, तो यहां से ट्रैवल करते 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 ये सीधा आ जाएगा इन फॉलिकल्स के पास। एफएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हुआ, ट्रैवल करते करते सीधा आ गया इन फॉलिकल्स के पास, आके इन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। इसीलिए इस एफएसएच का नाम क्या होता है, तो एफएसएच का नाम भी होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये एफएसएच कहां से आया, एंटीरियर पिट्यूटरी से आया, और आकर इसने इन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया। स्टिमुलेट करके इसने क्या किया, इसने इन फॉलिकल्स को आगे डेवलप करवाया। तो फॉलिकल्स आगे डेवलप होने लगे, प्राइमोडियल से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बना। ठीक है, तो सेकेंडरी फॉलिकल से बनते बनते आगे टर्सरी, और टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल बना। सेकेंडरी फॉलिकल के पास क्या क्या चीजें होती हैं, तो फॉलिकल देखो, फॉलिकल जब डेवलप होता है तो क्या होता है, पहले तो हमारा सिर्फ एक oogoनियम होता है, क्योंकि इस प्राइमोडियल से भी आप कह सकते हो कि पीछे होगा। तो oogoनियम के पास क्या होता है, oogoनियम वही सेल होता है जो बाद में चल के फीमेल गैमीट बनेगा। तो oogoनियम अपने अराउंड कुछ सेल्स को इकट्ठा कर लेता है, फिर इन सेल्स की लेयर को वो मल्टीप्लाई करके, मतलब इन सेल की लेयर को वो डबल ट्रिपल कर देता है, जिन लेयर्स को आगे चल के हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग इन लेयर्स को बोलते हैं थीका लेयर्स, जिसमें 2 हैं, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। एक्सटर्ना मतलब बाहर वाली, इंटरना मतलब अंदर वाली। फिर यही हमारा, ये अंदर हमारा जो मैंने ब्लू से जो मैंने ड्रॉ किया है, यही हमारा आप लोग कह सकते हो सेकेंडरी oocyte है, या फिर यही हमारा फीमेल गैमीट जो है आगे चल के बनेगा। तो ये अपने अराउंड एक और लेयर जो है वो बना देता है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा।
तो जोना पैलिसोडा एक ऐसी लेयर है जो क्या करती है, जो स्पर्म सेल, जो फिर आप लोग कहते हो स्पर्म सेल इसके पास आएगा, तो तब यही जोना पैलिसोडा जो है वो स्पर्म सेल के साथ इंटरेक्ट करेगी, और इंटरेक्ट करने के बाद फर्टिलाइजेशन के प्रोसीजर को जो है वो हेल्प उसमें, और लोग कह सकते हो इट विल एड इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो एड करना मतलब वो उसमें हेल्प करेगी, ठीक है। उसके बाद मैच्योर होते होते ये फॉलिकल जो है एक ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल मतलब अब ये एक मैच्योर फॉलिकल है। तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक कैविटी होती है जिसका नाम है एंट्रम। तो मान के चलो कि यहाँ पे एंट्रम कैविटी जस्ट अभी बनना स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैंने वो चीज ड्रॉ नहीं की है। तो ये है, इसके अंदर कैविटी होगी, और कैविटी के साथ साथ एक हमारा जो आप लोग कह सकते हो कि सेकेंडरी oocyte भी जो प्रेजेंट होगा। तो अब क्या करेगा, अब पिट्यूटरी से ही आने वाला ये जो LH जो हार्मोन है हमारा, यहाँ पे ये LH भी मैंने लिखा है, LH का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये LH आएगा, ये LH आ जाएगा सीधा इस फॉलिकल के पास, और इस फॉलिकल पे प्रेशर डालेगा। प्रेशर डालने से क्या होगा कि ये फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, ओवरी की वॉल को भी रप्चर करेगा, और इस एग सेल को जो है बाहर सिक्रीट कर देगा। तो ये चीज यहाँ पे हो रही है इस ओवरी के अंदर, यहां से ये बाहर कह सकते हो कि यहां से ये बाहर रिलीज हुआ। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसका नाम है फिमराय, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिनका नाम है फिमराय। तो यहां पे मैं इसे अगर लिख दूं इस तरह से, तो इसका नाम है फिमराय, और ये जो वाइट वाला जो पोर्शन है ये है एम्प्यूला। तो एम्प्यूला रीजन में क्या होता है, तो एम्प्यूला ही वो रीजन है जहां पे फर्टिलाइजेशन का जो फिनोमेना है वो होता है। तो यहां से ये रिलीज हुआ, ये ट्रेवल करते करते जाएगा एम्प्यूला पे। अगर उस वुमेन की बॉडी में फर्टिलाइजेशन का कोई चांस है तो फिर स्पर्म सेल यहां से स्विम करता हुआ आएगा एम्प्यूला के पास, और इधर फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन होगी तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे वो जाइगोट बन जाएगा, और फिर आगे क्या होगा तो वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस में। लेकिन आज के लिए हमारे पास जो है, तो आज हम लोग मान के चलेंगे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन है। ऑलमोस्ट हर एक, आप लोग कह सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन है जो हर एक अनमैरिड फीमेल में जो है वो देखने को मिलती है, प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, एग सेल ट्रैवल करते करते एम्प्यूला तक गया, तो वो वहां से आगे आ गया हमारे पास यूट्रस के पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो इस एग सेल को इस एंडोमेट्रियम के साथ ही बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये बात थी ओवरी की। अब हम लोग बात करते हैं कि यूट्रस में क्या चेंजेस होते हैं। तो अब इस चीज को थोड़ा सा हम लोग कलेक्टिवली लिंक करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग सभी चीजों को एक साथ क्लब करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ कि इसके साथ साथ यहाँ पे ये हमारा जो थीका इंटरना जो लेयर है वो भी एक हार्मोन को सिक्रीट करेगी, जिस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन, ठीक है। तो थीका इंटरना क्या करेगी, तो एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगी। इसके बाद जब ये रप्चर हो जाएगा, रप्चर होने के बाद ये बनाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। तो यही जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा वो क्या सिक्रीट करेगा, तो वो सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये चीज भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ गया हमारा प्रोजेस्टेरोन। तो अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करने के लिए हम लोग इस वाले ग्राफ को जो है वो रेफर करते हैं सबसे पहले। तो इस ग्राफ में जो है नीचे टाइम स्केल बना रखा है, टाइम स्केल बना रखा है मतलब 1 से लेके 28 तक पूरा एक कैलेंडर मंथ जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। तो एक महीने में 28 दिन, एज एन एवरेज आप कह सकते हो कि एवरेज एक महीने में 28 दिन होते हैं, जो कि यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ किए हुए हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्हीं 28 दिन को जो है वो अलग अलग फेजेज में डिवाइड करके जो है वो पढ़ा जाएगा। अगर मैं आपको इस चीज के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो ऑन एन एवरेज 28 डेज की एक साइकिल है। 28 डेज को अलग अलग फेजेज में डिवाइड किया गया है। आपके सामने पहला फेज है ब्लीडिंग फेज, इसके बाद ये वाला जो फेज है उसका नाम है फॉलिक्यूलर फेज, अगला ओव्यूलेशन, और लास्ट वाला ल्यूटियल फेज। तो इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे 4 फेजेस में डिवाइड करने की अगर मैं कोशिश करूं तो मेरे पास कौन कौन से 4 फेज होंगे, तो वो फेज होंगे जिनमें पहला होगा मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरे वाला मेरा होगा प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिकुलर फेज, तीसरे वाला मेरा होगा और चौथे वाला क्या होगा, चौथे वाला मेरा होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैंने ऑल इन ऑल 4 फेजेस में डिवाइड किया, 4 अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया। मतलब मैंने इस पूरे टाइम स्केल को 4 अलग अलग फेजेस में जो है वो आपके लिए डिवाइड किया। पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें ब्लीडिंग फेज जो है वो देखने को मिलती है। ब्लीडिंग फेज में क्या होता है,
ये जो यूट्राइन एंडोमेटेरियम है जो ऑलरेडी बनी हुई थी, ठीक है, तो कैसे बनी हुई थी वो आगे चल के आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो यूट्राइन एंडोमेटेरियम जो बनी हुई थी, सबसे पहले इसको बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। तो पूरी यूट्राइन एंडोमेटेरियम 1 से लेके 5 दिन तक, मतलब ओवर इन ऑल 5 दिन ऑन एन एवरेज ये हो सकता है। तो 5 दिन में ये पूरी खत्म हो जाएगी, खत्म हो गई। फिर क्या होगा, इसके बाद जो फेज अगला आएगा उस फेज में क्या होगा, फॉलिकुलर या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। तो इस फेज में यहां से एफएसएच जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से वो आया, फॉलिकल्स पे एक्ट किया, फॉलिक्यूलोजेनेसिस भी स्टार्ट की। इसके साथ साथ क्या हुआ, इसके साथ साथ ये जो एंडोमेटेरियम है, ये एंडोमेटेरियम भी डेवलप होना स्टार्ट होगी। तो एंडोमेटेरियम भी डेवलप हो रही है, साथ साथ में फॉलिकल्स भी आगे डेवलप होते जा रहे हैं। तो इस केस में हार्मोन्स का क्या लेवल होगा, तो हमारे एलएच और एफएसएच जो है वो ब्लड में पाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इन हार्मोन्स की बात करूं तो यहाँ पे जब सेकेंडरी फॉलिकल बन गया उस टाइम पे क्या हुआ कि हमारा थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना दोनों लेयर्स आ गई। थीका इंटरना एस्ट्रोजन सीक्रेट करेगी। तो इसी केस में आप लोगों ने यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एस्ट्रोजन का लेवल है। तो जब थीका एक्सटर्ना बन चुका है अराउंड 6-7 डेज, तो 6-7 दिन के अराउंड ये वाला टाइम पीरियड होगा, तो वहां पे वो बना हुआ है। तो वहां वहां पे प्रेजेंट होने की वजह से एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। ब्लू कलर से मैंने एस्ट्रोजन को जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है। एस्ट्रोजन का लेवल इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि ये जो एस्ट्रोजन है ये थीका लेयर से जो है वो सीक्रेट हुआ, देखा। अब उसके बाद अगली चीज ये कि यूट्रस में क्या होगा, तो यूट्रस में ये जो एंडोमेटेरियम है वापस डेवलप होती रहेगी। 14th डे आएगा। 14th डे पे ये जो एलएच जो है, एलएच बहुत हैवी अमाउंट्स में सीक्रेट होगा। हैवी अमाउंट्स में सीक्रेट होगा तो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करेगा, सेकेंडरी ओसाइट को जो है वो ओवरी से बाहर निकालेगा। तो बाहर निकालेगा तो वो फैलोपियन ट्यूब में आएगा और एम्प्यूला की तरफ जाने लगेगा। इसके साथ साथ यूट्रस क्या करेगा, तो यूट्रस इस एंडोमेटेरियम के लेयर को और डेवलप करेगा। वो इसे और ज्यादा डेवलप करेगा ताकि पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए एंडोमेटेरियम को रेडी किया जा सके। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, जहां से जाइगोट बन के आएगा तो वो इधर आके इम्बेड हो जाएगा, फिर वो अपनी सारी की सारी डेवलपमेंट यहीं पे करेगा। तो इसलिए एंडोमेटेरियम को डेवलप करवाया जाता है ताकि पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेडी रखा जाए, ठीक है। अब अगली चीज क्या हुई, तो यहां से 14th डे पे एलएच सर्ज हुआ, एलएच हार्मोन बहुत बढ़ गया, बढ़ने की वजह से ओवुलेशन हो गया। इसके बाद आगे जब हम लोग चले तो एलएच एफएसएच सिग्निफिकेंटली कम हो गए क्योंकि अब फॉलिकल्स की जरूरत नहीं है, अब किसी भी तरह के रप्चर करने की किसी भी चीज को जरूरत नहीं है। तो अंदर जो हमारे पास फॉलिकल बचा उसका बनेगा हमारा क्या, उसका हमारे पास बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम एक व्हाइट कलर की बॉडी है जो बनने के बाद क्या करती है, तो इसका काम है प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करना। अब ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये आता है इस यूट्रस एंडोमेटेरियम के पास। तो यूट्रस एंडोमेटेरियम को ये और डेवलप करता है क्योंकि 14 डे के बाद, मान के चलो ये 14 डे है, ये वाला 14 डे के बाद क्या होता है, इसके आगे हमारे पास बहुत चांसेस होते हैं कि अब प्रेगनेंसी हो सकती है। तो उस टाइम पे यूट्रस को और डबल ट्रिपल जो है उसकी लेयरिंग की जाती है। तो लेयरिंग डबल ट्रिपल होगी उस केस में, देखो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो 14 के जस्ट बाद बढ़ गया। तो वो क्यों बढ़ा, क्योंकि वहां पे कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करने लगा। अब जब हम लोग और आगे चले, 14 डे से हम लोग आगे चले 23-24 डे तक जब हम लोग पहुंच गए, ये एग सेल इधर से ट्रैवल करते करते यूट्रस तक आ गया। अब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पता चल गया कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो मतलब अब इस एग सेल का हमारे पास कोई फायदा नहीं है। तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो इस एग सेल को बाहर एक्सपेल किया जाएगा यहीं पे डीजनरेट करके, और इसके साथ साथ इस एंडोमेटेरियम को जो भी है वो भी एक्सपेल करने की तैयारी कर दी जाएगी। तो यहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है जो बना था, तो उस कॉर्पस ल्यूटियम को सबसे पहले करवा दिया डीजनरेट। जब इसको डीजनरेट किया तो प्रोजेस्टेरोन हट गया। देखो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन कम होने लगा। जब प्रोजेस्टेरोन कम हुआ उस केस में क्या हुआ कि एंडोमेटेरियम और ये जो एग सेल जो यहाँ पे आया था, इन दोनों को जो है बाहर इन द फॉर्म ऑफ ब्लड या फिर इन द फॉर्म ऑफ मेंसेस जो है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी ये लेयर यहाँ तक बनी। उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये है, आप लोग इस चीज को कह सकते हो कि ये ब्लीडिंग फेज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो मंथ खत्म होते होते क्या हुआ, तो मंथ खत्म होते होते जब उस फीमेल को ऐसा लगा कि प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है, तो उस केस में इस एंडोमेटेरियम को जिसको डेवलप किया था इसको वापस से बाहर एक्सपेल करने की तैयारी कर दी। इसको यहाँ से स्लोली जो है वो ब्रेक डाउन करना शुरू किया, और ब्रेक डाउन करते करते वापस से 1st से 5th डे आ गया, वापस से ब्लीडिंग फेज आ गया। जिस ब्लीडिंग फेज में क्या, तो यही एंडोमेटेरियम और ये जो सेकेंडरी ओसाइट था इसको बाहर एक्सपेल किया जाने लगा। तो पूरी जो साइकिल है वो हार्मोनल कंट्रोल पे है। तो हाइपोथैलेमस से हमारा हार्मोन आता है जीएनआरएच। तो जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी पे आके एलएच और एफएसएच जो है वो सीक्रेट करवाता है। यही हार्मोन जो है वो मल्टीपल जगह पे मल्टीपल काम करते हैं, और इनके काम की वजह से क्या होता है, तो इनके काम की वजह से पूरी जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलती जाती है। तो ये एक नॉर्मल साइकिल है जो
नॉर्मली एक हेल्दी फीमेल को जो है वो इंडिकेट करती है। रिप्रोडक्टिवली एक हेल्दी फीमेल जो है उसका एक सबसे बड़ा जो आप लोग कह सकते हो एक फीचर है वो है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का चलना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली हर फीमेल में जो है वो चलती रहेगी। अब्सेंट कब होगी? पहला केस मेनोपॉज में। तो मेनोपॉज मतलब एक वुमेन जब 50 ईयर से ऊपर हो जाएगी तो उसकी बॉडी जो है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को बंद कर देगी। दूसरा केस बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, जब वुमेन बहुत छोटी है उस टाइम पे इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई काम ही नहीं है, तो उस टाइम पे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जो है वो भी एब्सेंट होती है, क्योंकि उस टाइम पे ये वाले हार्मोन्स जो वो नहीं होते हैं, वो कम होते हैं, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए नहीं होते हैं। उसके बाद और कब एब्सेंट होती है? तो इसके अलावा प्रेगनेंसी का टाइम पे एब्सेंट होती है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी तो इस एंडोमेट्रियम को बाहर एक्सपेल कर दिया जाएगा, तो फिर उस चीज को क्या बोलेंगे? तो उस चीज को बोलेंगे अबॉर्शन, फिर वो प्रेगनेंसी जो है वो नहीं चल पाएगी। तो इस तरह से इन केसेस में मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी एब्सेंट होती है। तो इट वाज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हम लोगों ने इस साइकिल को पूरा अच्छे से देख लिया है, सभी हार्मोन्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।